हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट नंबर 2 के बारे में। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 का वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं और प्रीवियस पेपर भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख ले, उसके बाद ही आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा, यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 2 में। चाहे आप इग्नू से हैं, चाहे आप सोल से हैं, चाहे एनसी वेब, चाहे XY कोई भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस आगे पीछे हो सकता है, एक दो टॉपिक कम हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगी, बट सिलेबस मोस्ट ऑफ द यही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल से। हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, उसकी डिफाइन वगैरह सब कुछ समझ लिया हमने। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम अकाउंट की अगर बात करें तो अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज अ वर्टिकली डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड रिसेंबल द शेप ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट T एज अंडर। जैसे हम लोग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या है, नेम ऑफ द अकाउंट। और जो भी हमारे अकाउंट का नेम होता है वो हमेशा ऊपर में आ जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, राइट। इस तरफ हमारा डेबिट होता है, इस तरफ हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी आपको चीजें सारी समझ में आ जाएंगी, बस आपको इतना याद रखना कि डेबिट साइड जो होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे। जबकि हमारा क्रेडिट साइड जो होती है वो कहाँ पे होती है, राइट हैंड साइड पे होती है, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इतनी चीज आपको क्लियर होती होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम अकाउंट बनाते जाएंगे उस तरीके से हम लोगों को डेबिट क्रेडिट का समझ आएगा। बट जितने भी अकाउंट बनेंगे डेबिट क्रेडिट इसी तरीके से लिखा जाएगा। डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पे और क्रेडिट हमेशा राइट हैंड साइड पे, और जो हमारे अकाउंट का नेम होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर सपोज आप मान लीजिए हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट बना तो सेल अकाउंट, इस तरीके से हम लिखते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है हमारा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। वो दो तरीके से किया जाता है। किस तरीके से, एक होता है मॉडर्न अप्रोच, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों को समझाने की, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। ठीक है, पहले हम लोग ट्रेडिशनल समझ लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न समझ लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको आगे जाके अकाउंट्स में कोई भी जनरल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा पता चल जाएगा क्या चीज डेबिट होने वाली है, क्या क्रेडिट होने वाली है। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन अकाउंट में एक तो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं और एक मॉडर्न पढ़ते हैं। ठीक है, एक मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे बड़े चार्ट में समझा दी तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ट्रेडिशनल वाले को हम लोग समझ रहे हैं। ट्रेडिशनल वाले को समझने के लिए हमारे को मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, 3 कॉलम बना दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगी ताकि जो बच्चे अभी बिल्कुल उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा पहले से, उनके भी डाउट क्लियर हो। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आपको बस एक चीज ये याद रखनी है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, जैसे किसी भी पर्सन का नेम है, ठीक है, जैसे राम है, श्याम है, गीता है, मोहन है। ठीक है, ये सारी के सारी चीजें पर्सनल अकाउंट में आती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई क्लब का नाम है, इस तरीके से जितने भी नेम से रिलेटेड होते हैं, पर्सन से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, पर्सनल अकाउंट में आती हैं, यहाँ पर। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया हमारा, या फिर हमारी कोई फर्म हो गई, या फिर कोई कंपनी है, कंपनीज हो गई। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने आपको राम बताया, राम के पीछे अगर मैं को लिमिटेड लगा दूं, ठीक है, यानी कि राम को हो गया या फिर जानवी को हो गया, कोई भी नाम के पीछे जब को मतलब कंपनी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है, तो दैट मीन्स वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे फर्म है, चाहे कंपनी है, चाहे कुछ भी है।
ठीक है, तो वो पर्सन से रिलेटेड होगा। और इसके अंदर हमारा जो पर्सनल अकाउंट होता है इसके अंदर एक रूल लगाया जाता है। कौन कौन सा रूल लगाया जाता है वो आपको ध्यान से समझने हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें भी इसमें आती हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाली मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को आती होंगी, बट जिनको नहीं आती वो समझ लें। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है अभी ड्यू है, कि मान लो अभी वो चीज़ अभी मिली नहीं है, जैसे कोई सैलरी है, ठीक है, या कोई रेंट हो गया तो वो आउटस्टैंडिंग है, अभी नहीं मिला। प्रीपेड मतलब होता है वो चीज़ एडवांस में ही दे दी गई है, वो चीज़ एडवांस में ही दे दी गई है। ठीक है, आपको क्लियर है? इसके अंदर रूल कौन सा लगता है? इसमें लगता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव करेगा उसको हमेशा डेबिट करना है, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा होगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। पहले आप ये चार्ट समझ लो आराम से। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो वाला अकाउंट होता है, ये पर्सनल नहीं होता, इसमें सारी की सारी एसेट्स आती हैं। अब एसेट्स क्या होती हैं? एसेट वो होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। ठीक है, क्लास 11th में आप लोग ये सब पढ़ के आ चुके हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैंने बता दिया कि एसेट क्या होती हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। एसेट कई तरह की होती है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने क्लास 11th के अंदर भी बहुत डिटेल में कराया था, वो वाली वीडियो भी देख लेना, आराम से समझ आ जाएगा। तो ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, कई तरह की होती है, कोई टेंजिबल होती है, कोई इंटेंजिबल, कोई फिक्स्ड होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद होती है हमारी, इसके अंदर हम लोग डेटर्स को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो एसेट्स है इसके अंदर डेटर्स को इंक्लूड हमने नहीं करना है, किसमें? रियल अकाउंट में। ठीक है, बाकी सबको एसेट्स को हम लेंगे। इसके अंदर कौन सा रूल लगता है? डेबिट्स वर्ड्स कमिंग कम्स इन। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे, जर्नल एंट्री फटाफट कर लोगे, चाहे कोई सी भी एंट्री हो आप आराम से कर लेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसमें क्या होता है। हमें डेबिट किसको करना है? जब भी कुछ आ रहा है, कम्स इन, कुछ आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो आ रही है। तो हम इस तरीके से लिख देंगे, जैसे सपोज कैश आ रहा है तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो भी आ रहा होगा उसको डेबिट कर देंगे। बैंक में पैसा आ रहा है तो हम सीधा ये लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्रेडिट वर्स गोज आउट, अगर कोई चीज जा रही है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी फर्नीचर खरीदा, तो अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है? फर्नीचर आ रहा है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता रही हूँ, फर्नीचर आ रहा है तो हमने उसको डेबिट कर दिया क्योंकि हमारे पास वो आया है। ठीक है, अब हमारे जो फर्नीचर खरीदा था उसके बदले कैश गया है, तो जब जाएगी कैश यहाँ पे जा रहा है, गोज आउट, तो कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट यहाँ लिखते नहीं है, डेबिट हमेशा लिखते हैं, नीचे लिखा है, दैट मीन्स वो हमारा यहाँ पे 2 करके लिखा जाता है जब हम एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, तो 2 कैश अकाउंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट ही माना जाएगा। राइट, क्लियर हो गया आपको? अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो बहुत ही सिंपल है, बहुत जगह पे यूज होता है। इसमें आपको याद रखने हैं जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी आपके खर्चे होते हैं और नुकसान होते हैं, लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको डेबिट करना है। ठीक है, क्या करना है? डेबिट करना है। और आपकी जितनी भी इनकम्स होती हैं या फिर आपके जितने भी गेन्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको क्रेडिट करना होता है। मतलब आपके जितने फायदे हैं, जितनी इनकम है, वो सारी की सारी आपको क्रेडिट कर देनी है। समझ आ गई आपको? जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, सपोज सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो हम सैलरी क्या कर देंगे? सैलरी को क्या कर देंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट मैंने ये आपको सारा का सारा बता दिया। वन शॉट रिवीजन करेंगे फटाफट से। देखो, पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर याद रखना, किसी पर्सन से रिलेटेड जब भी चीज आएगी उसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों लेंगे, तो उसमें हमारा पर्सनल अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं। और रूल कौन सा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर गिवर वाला रूल पर्सनल अकाउंट में आएगा, याद रखना। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में हमारी सारी एसेट्स आती हैं। क्या आती है? सारी की सारी एसेट्स आती हैं। ठीक है, उसमें रूल लगता है आने और जाने का, यानी कि आप एरो से भी इसको याद रख सकते हैं, आने और जाने का। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में याद रखना खर्चे, लॉसेस, इनकम, गेन, सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं और सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट करा जाता है, इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है। इसी से पूरी जर्नल एंट्री होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, जो मैंने अच्छे से ये सारी की सारी चीजें करवाई हैं आप लोगों को। तो हम एक फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे हम दूसरे रूल की यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है, स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, शो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, फटाफट से बताना है, सोच करके बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंट रिसीव हुआ है। अब रेंट रिसीव होना है, रेंट रिसीव हुआ है यानी कि हमारी इनकम है। इनकम को क्या करते हैं? अभी हमने पढ़ा था, इनकम को यहाँ पे हम क्या करते हैं?
क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट भी कर दिया। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है? हमारी एसेट है, क्योंकि मशीनरी हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमारे को फ्यूचर में वो बेनिफिट देने वाली है। तो वो किस अकाउंट में आएगा? रियल में आएगा। आप बंद करके बताना है फटाफट से, रियल अकाउंट में आएगा। तो रियल अकाउंट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट की बात करी गई है, और जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है मैंने, जब भी मशीनरी की बात है तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि मशीनरी आ रही है, तो रियल है, तो रियल है। और आ रही है, वर्ड्स कम इन, डेबिट्स वर्ड्स कम इन, तो ये क्या हो गया? डेबिट हो गया। कुछ कुछ चीजें लॉजिकली भी आपको सोचनी पड़ती हैं। जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज किया आपने, परचेज मतलब आप लोगों का क्या पे क्या हुआ है? कोई सामान खरीदा तो आपका खर्चा हुआ, तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, राइट। उसके बाद आप लोगों का कैपिटल है। कैपिटल क्या होती है? यानी कि एक पर्सन, जब एक ओनर, एक मालिक जब अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन से रिलेटेड है। देख रहे हो ना, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल ना रहे। कैपिटल अकाउंट है, पर्सनल में, तो ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रेडिट द गिवर, क्योंकि यहाँ पे एक मालिक अपनी जेब से पैसा दे रहा है, गिवर है, ठीक है। तो जो भी गिवर होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हो जाएंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप इजीली आराम से मेरे को कमेंट कर दें, मैं और भी वीडियोस इसके ऊपर बना दूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि समरी है, आपको मेरे को फटाफट से सारी चीजें बतानी है। उसके बाद आते हैं हम अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर भी जर्नल एंट्री करने के तरीके यही रहते हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। पहले हमने 3 अकाउंट में पढ़ा था, अभी हमें क्या समझना है? आपको एक क्लियर वर्ड समझना है। पहले तो क्लियर से क्या मतलब है वो आपको अच्छे से समझना है। सी फॉर कैपिटल है, सी फॉर कैपिटल। एल मतलब है लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि कर्जा। अभी एक एक चीज समझाने वाले। ई मतलब है आपके सारे के सारे एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब क्या है? सारी की सारी एसेट्स। उसके बाद आर से मतलब क्या है? रेवेन्यू, रेवेन्यू, राइट। अच्छा, उसके बाद जब एक ओनर, एक मालिक अपने बिजनेस के अंदर, सपोज ये उसका बिजनेस है, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो प्लीज आप हंसिएगा मत, ठीक है। तो ओनर जो है, मालिक जो है, वो अपने बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में जब पैसा लगा रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है बेटा जी? कैपिटल बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब सारा का सारा कर्जा जो होता है, ठीक है, वो क्या है? लायबिलिटी है। एक्सपेंस मतलब सारे खर्चे होते हैं। एसेट्स का मतलब जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, फ्यूचर बेनिफिट जो देती है हमें, उसे एसेट्स बोलते हैं। और रेवेन्यू का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से सबने पढ़ी है। रेवेन्यू का वर्ड आपने बहुत बार सुना है। रेवेन्यू क्या है? एक टाइप की आपकी इनकम है, जिसके अंदर आपके कॉस्ट प्लस एक्सपेंस जुड़ा हुआ होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके रूल के बारे में, तो रूल के जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें याद रखनी होती हैं। कौन सी? मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट में। आपको बस याद ये रखना है कि जितने भी ये बीच वाला जो ई ए है ना, बस इसको याद रख लो, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। ई फॉर एक्सपेंस, ए मतलब एसेट्स, बस ये याद रख लेना, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखो, जब भी खर्चे और जब भी हमारी एसेट बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब ये हमारी कम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब ये ऐसे क्यों? क्या चीजें हो सकती है? जैसे मैंने बोला कि कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश हमारी एसेट है। अगर हमारा कोई खर्चा बढ़ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर हमारा खर्चा कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये रूल याद हो गया। बाकी बचे CLR, CLR, ठीक है, बस इतना याद रखना। ये जो बच गए हैं इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? कि जब भी हमारे कैपिटल और लायबिलिटी या फिर रेवेन्यू जब जब बढ़ेंगे, यहाँ डेबिट हो रही थी ये दोनों चीजें, अब यहाँ पे बढ़ने पे क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं, और घटने पे क्या होता है? डेबिट होती हैं। ये रूल है। मतलब अब मैंने तभी आपको बोलता, अगर आपको ये याद हो गया तो CLR अपने आप हो जाएगा, इसका उल्टा कर देना बस। देखो है ना कितना इजी। मैंने आपको मॉडर्न और आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझा दी है किस तरीके से होती है। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन करेंगे और इसको फटाफट से इस टॉपिक को पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक्स आते होंगे, बट जो भूल गए हैं उन लोगों के लिए एक रिवीजन था ये। और जो बिल्कुल अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक कॉमर्स नहीं पढ़ी है, साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट।
तो आओ फटाफट से 3-4 एंट्री समझेंगे, उसके बाद मैं इस तरीके से करा दिया आपको ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया क्या चीज डेबिट है क्रेडिट है, लेकिन इसके अंदर हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, मॉडर्न वाला, ताकि हमें पता चले। अच्छा, अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 1 लाख रुपए से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सोचना होता है कि कौन सी 2 चीजें आ रही है, क्योंकि 2 ही चीजें जर्नल एंट्री जब जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या चीज डेबिट होगी क्या क्रेडिट होगी, तो 2 चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो अनुज ने जब बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, तो यानी कि क्या हो रहा है, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में पैसा लगाया है और उसकी जेब से पैसा गया है। तो देखो कैश हमारी एसेट है और यहाँ पे हमारा कैश जो है वो बढ़ गया, ठीक है, यानी बिजनेस का कैश बढ़ गया। जब हमारी एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, अभी बताया था डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट किया कैश को। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारी, वो भी बढ़ गई, ठीक है ना। अब कैपिटल बढ़ गई, अब मैंने आपको बताया ही था कि जब जब कैपिटल बढ़ती है, यहाँ लिखा भी है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था क्या कि कैपिटल जब जब बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने कर दिया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, मतलब डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट 50,000, कि यहाँ पर अकाउंट खोलवाया गया है 50,000 का, ठीक है। यानी कि जब डिपॉजिट किया है इनटू बैंक फॉर ओपनिंग, अगर अकाउंट खुलवाया तो उसमें 50,000 रुपए डाले गए हैं। तो देखो ध्यान से समझना, अभी जो बैंक में पैसे डाले गए हैं तो एक पर्सन का जो ये पर्सन है उसका कैश कम हो गया और बैंक का बैलेंस अभी बढ़ गया होगा। तो बैंक हमारी क्या है, एसेट है, वो बढ़ गई है, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया। एसेट बढ़ गई, डेबिट हो गया। कैश हमारी एसेट है, जो कि अभी जो हमारा बिजनेसमैन है उसका कैश कम हो गया, तो हमने उसको क्रेडिट। आओ फटाफट से एक एंट्री देखते हैं, विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000, कि हमने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल जो कैश निकाल लिया गया 5,000, बिजनेस से निकाला है, ठीक है, किसी बैंक से नहीं निकाला है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ड्राइंग होती है, जब भी एक मालिक अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। तो यानी कि कैपिटल अब हमारी कम हो रही है, कम होने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश हमारा बढ़ गया क्योंकि हमारी जेब में पैसा आ गया, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसेट हमारी कम हो रही है। उसके बाद आता है विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अब हमने बैंक से विड्रॉल किया है, तो आप सोच सकते हैं कि जब बैंक से निकाला है तो अभी क्या हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है और कैश हमारी बढ़ रही है। तो कैश बढ़ेगा, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, फिर से कैश कम हो रहा है क्योंकि एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमने क्रेडिट किया। मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 2 पूरा कंप्लीट करा दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि हमारे बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनर्स वाले हो, प्रोग्राम इग्नू कोई सा भी हो, आप लोग ये सिलेबस देख सकते हैं, बहुत काम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले यूनिट नंबर 3 को। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं, गैप क्या होता है, GAAP क्या होता है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर, जिसको हम गैप बोलते हैं। गैप आर द बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, यानी कि कहीं ना कहीं बेसिक रूल्स हमें बताए गए हैं। जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं कि किस किस तरीके से, दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो हमें क्या क्या तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं कि उसको देख के ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। जो कि हमें कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि हमें सारे रूल्स पता लग सके, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बताया गया, प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग, द जर्नल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड और प्रपोज और अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्ट, और प्रैक्टिस के बिहाफ पे हम सीखते हैं और आगे उसको अप्लाई करना सीखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं, कि भाई अगर ICAI ने हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं तो किस तरीके से फॉलो होते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, ठीक है, और ये मैनमेड होते हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए, किसी मशीन ने नहीं बनाया इनको, और ये एक्सेप्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, यानी कि मैं सबसे पहले जो हमारे पेपर के अंदर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही करवा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला होता है गोइंग कंसर्न, काफी बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। गोइंग कंसर्न अजम्पशन होती क्या है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर आपको बस इतना समझना है, गोइंग कंसर्न से मतलब है कि बिजनेस हमारा चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ये मान के अगर हम बिजनेस करेंगे तो आगे हम बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हमारा बिजनेस तो चलेगा ही नहीं,
या हम 4 दिन बिजनेस करेंगे या 2 महीने करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो कभी भी बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए अच्छी एजम्पशन दी गई और सबसे पहली एजम्पशन मैं आप लोगों को यही करा रही हूँ कि गोइंग कंसर्न है जिसकी वजह से हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मशीन का एग्जाम्पल दिया गया, मशीन इज परचेज इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 10 ईयर, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी स्प्रेड ऑन अ सुटेबल बेसिस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर फॉर एसेंटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर। हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस भी वो बताएगी कि कितना नुकसान हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। क्या होता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन? मतलब होता है कि हमें ये मान के चलना है कि अगर आज हम कोई अपने बिजनेस में एक रूल अडॉप्ट कर रहे हैं या कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें रोज मतलब हर साल वही लगाना होता है। जैसे कि हम लोग डेप्रिसिएशन हम पढ़ के आ चुके हैं, उसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, एक SLM होता है और एक WDV होता है। मैं लिख रही हूँ SLM होता है और एक WDV होता है। तो हम ये नहीं है कि हमने 2 बार SLM लगाया उसके बाद WDV लगा दिया, नहीं, हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। अगर एक लगाया है तो कई सालों तक वही लगाते रहना है, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन, जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद आता है एक्रूअल अजम्पशन। क्या होता है? द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर इनटू वेदर अमाउंट इज एक्सचेंज और नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने ये सपोज 10 रुपए का पेन बेचा है तो मुझे ट्रांजेक्शन आज ही कर लेनी है, इसका इंतजार नहीं करना कि इसके पैसे कम मिलेंगे। जैसे ही रिसीव हो गया उसी दिन एंट्री पास कर लेनी है। अगर मैं 2, 4 या 10 दिन का वेट करूंगी तो हो सकता है भूल जाऊं और उससे प्रॉफिट लॉस सही ना भी आए, तो इसीलिए एक्रूअल अजम्पशन फॉलो करनी है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग एंटिटी, जिसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये भी काफी बार आपसे पूछा गया है। अगर आपने 2-2 लाइन भी पढ़ ली ना, मैं कह रही हूँ आप आराम से बना के लिखोगे, एग्जाम्पल भी डालोगे तो भी आराम से 5-5 नंबर के ये आएंगे, तो आप आराम से कर लोगे एग्जाम में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंटिटी में क्या होता है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करना होता है अपने बुक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। जो मनी की टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करो, जैसे मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में कल पढ़ाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाकर देख लें कि मनी से रिलेटेड जो भी होगा जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको नहीं कर सकते उसको नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड, यानी पूरे बिजनेस की साइकिल को हमने 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, उसी को अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, जिसे हम 12 मंथ्स के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता क्या है। तो फुल डिस्क्लोजर से मतलब है देयर शुड बी अ कंप्लीट एंड स्टेबल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल द रीजन ऑफ लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। यानी कि अगर इसका मैंने आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि हम लोगों को हर एक चीज का रीजन भी देना होता है, हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर। जैसे अगर मान लो हमारा टर्नओवर पूरे साल का जो है वो बहुत ही कम आया है, ठीक है, जो टर्नओवर है वो बहुत ही कम है, लो हो गया, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसके रीजंस क्या क्या है, ठीक है। तो डिस्क्लोज प्रिंसिपल वही होता है, यानी डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है। उसके बाद मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता क्या है, तो आपको ये भी पता होगा, वैसे तो आप ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ के आ चुके हो, बट मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ। इसमें कहते हैं आइटम और डिस्क्लोजर इज मटेरियल इफ इट इज विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर, यानी कि वो सारी आइटम को डिस्क्लोज करना जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी होगा उसको हमें कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड करना है, और जो हमारे डिसीजन यानी यूजर के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, वो हमारे किस में आता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर आता है। उसके बाद आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस को हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसमें प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम एंड लॉसेस प्रॉफिट, सॉरी। तो होता क्या है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं सोच के चल सकते कि प्रॉफिट होगा, अगर हमें लॉस भी हो गया, अगर हम कोई बैड डेब्ट्स हो गए जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी लेकर चलना है, यानी कहीं ना कहीं हमें लॉसेस और एक्सपेंसेस भी एंटिसिपेट करने पड़ते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड, जितना हमने प्राइस पे किया उसी पे ही हमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। मैच, जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, जैसे मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, या फिर कोई सपोज मैंने चेयर खरीदी है 500 रुपए की, अभी उसकी मार्केट वैल्यू सपोज 1000 है, तो मेरे को उससे मतलब नहीं है कि कितनी कम है कितनी ज्यादा है, मैं तो जितना हमने पे किया वही रिकॉर्ड करेंगे, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। मैचिंग कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंसेस इनकम टू अर्न द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द ईयर रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, यानी कहीं ना कहीं मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि आपके खर्चे जो है वो आपके रेवेन्यू से कहीं ना कहीं मैच कर रहे होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके जो है खर्चे जो है बहुत ही कम है, मतलब खर्चे बहुत ही कम है, रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मैच कर रही होनी चाहिए। ड्यूअल एक्सपेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, काफी बार आता है, इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ड्यूअल एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन के 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। ओनर इक्विटी और अ कैपिटल प्लस क्लेम ऑफ द आउटसाइडर इज इक्वल टू एसेट, ये फॉर्मूले आप लोग आराम से लिख सकते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश, जैसे ही राइट रिसीव हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जैसे कैश मेमो वगैरह आप देखते होंगे, वेरीफिएबल मतलब वेरीफाइड है। ये क्यों है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग किस पे चलती है, पूरे एविडेंस पे चलती है। ठीक है, मैंने आपको सारे के सारे जितने भी अकाउंटिंग गई हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो हम डिस्कस करेंगे, और आपका क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा बनेगा वो मैं वहां पे ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, हमारी गाइडलाइंस का पूरा सेट है, पूरा का पूरा सेट जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, जितनी भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसी को नजर में रख के हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए हमें ये सब सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। नेचर क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एएस हम जिसे बोलते हैं, एएस आर गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर, कि जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसको कहीं ना कहीं गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर, मैंडेटरी है, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, हम अपनी नहीं चला सकते। जैसे मैं इसको एग्जांपल समझाती हूँ आप लोगों को स्कूल का, कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके जितने भी गाइडलाइंस होती है वो आपको पूरी की पूरी माननी पड़ती है। ये नहीं है कि स्कूल का टाइमिंग अगर 7 बजे का तो आप अपने मर्जी से 10, 11 बजे, 12 बजे कभी भी जा रहे हो, नहीं, ऐसी अकाउंटिंग होती है। कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो हमें कहीं ना कहीं इसको नजर में रख के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की चीजें मान के ही करनी पड़ती है। आई होप आपको सारा क्लियर होगा, मैंने एग्जाम्पल स्कूल का ही दिया था, इसमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ जाते हैं, हमने एस पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अब बात ये आती है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इशू किया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आईएएस। ठीक है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आओ यूनिट नंबर 4 को देख लें, और यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सबसे पहला, ज्यादातर जहां से क्वेश्चन बनेंगे वही आपको बताऊंगी। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके ज्यादातर क्वेश्चन आने का चांस यहीं से रहेगा, क्योंकि इसमें 11th में इतना फोकस नहीं किया गया था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे वो बोल दिएंगे आप लोगों की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो किस चीज की बात करता है, तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन की बात करता है, AS1। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्रीज की बात करता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्रीज की बात करता है। जैसे हमने लीफो फीफो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इन्वेंट्रीज की बात करता है, वो कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्रीज की सारी चीजें बताई गई है कि किस ब्याह पे किया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, AS3 जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो की बात करता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, यानी कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। ये हमने क्लास 12 के अंदर जो कैश फ्लो चैप्टर पढ़ा था, आप देखते होंगे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू AS3। तो ये वही वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं जिसको हमें देखने के बाद, उनकी गाइडलाइंस मानने के बाद ही हमें चीजें करनी पड़ती हैं। और जब ये चैप्टर्स आते हैं तो उसमें लिखा भी होता है अकॉर्डिंग टू AS3। इन्वेंट्रीज वाले में पढ़ोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस है, AS1 से, 2 से और 3 से। ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो पॉलिसीज की बात करता है। ठीक है, और अकाउंटिंग 5 जो है वो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड की बात करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, वो मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगी तो उसके साथ साथ मैं सारी चीजें बताऊंगी, बट आपके जो मेन है वो ये वाले हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2 और 3, जो मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए हैं। बाकी जो मैं और चैप्टर कराऊंगी आपको प्रॉपर्टी वाला, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है, तो वो तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ये समरी है इसीलिए मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, जो मेन थे बस वही बताया। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में भी आप लोगों को करा दूंगी। तो यूनिट नंबर 4 समरी खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 2 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।